हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पार्ट 2 ऑफ एल्बर्ट आइंस्टाइन स्टोरी। ये बात तो हम सब जानते हैं कि आइंस्टाइन हिस्ट्री के सबसे बड़े जीनियस थे। इतने जीनियस कि वो अकेले ही हजारों साइंटिस्ट से ज्यादा दिमाग लड़ा सकते थे। जो चीज हम इंसान समझना तो दूर की बात सोच भी नहीं सकते, वो आइंस्टाइन ने सोची, समझी और उसको पूरी दुनिया के लिए आसान बना दिया। एल्बर्ट आइंस्टाइन एक फिजिसिस्ट थे जिन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी E=mc² और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लॉस को बनाकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था और इसी वजह से उन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित भी किया गया। उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचने और समझने की पावर को देखकर लोग समझते थे कि आइंस्टाइन के पास एक स्पेशल ब्रेन है जो हम नॉर्मल इंसानों से काफी अलग और तेज है। इस बात का खुद आइंस्टाइन को भी अच्छे तरह से अंदाजा था। इसी वजह से वो नहीं चाहते थे कि उनके मरने के बाद उनकी बॉडी के किसी भी हिस्से पर रिसर्च की जाए। उन्होंने ये इंस्ट्रक्शंस दे रखी थी कि मेरे मरने के बाद मेरी बॉडी को जलाकर राख कर दिया जाए। लेकिन फिर वही हुआ जिसका आइंस्टाइन को डर था। 18 अप्रैल 1955 को प्रिंसटन हॉस्पिटल में जब आइंस्टाइन का देहांत हुआ तो ऑटोप्सी के लिए जो डॉक्टर आए थे उन्होंने चोरी से आइंस्टाइन का ब्रेन निकाल लिया, क्योंकि उसे ये जानने की क्यूरियोसिटी थी कि दुनिया के सबसे बड़े जीनियस के ब्रेन में आखिर ऐसा है क्या। आइंस्टाइन का ब्रेन चुराने वाले डॉक्टर थॉमस हार्वे थे, जिनको अपने साथ होने वाले अंजाम से ज्यादा इस स्पेशल ब्रेन को स्टडी करने में इंटरेस्ट था। कुछ दिनों बाद जब प्रिंसटन हॉस्पिटल को डॉक्टर हार्वे की इस हरकत का पता चला तो उनको अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा। लेकिन डॉक्टर हार्वे आइंस्टाइन के बेटे हैंस एल्बर्ट से जैसे भी करके ये परमिशन लेने में सक्सेसफुल हो गए कि वो उसके पिता के स्पेशल ब्रेन के अंदर छुपे राजों से पर्दा उठाकर दुनिया के सामने लाना चाहते हैं। उस दिन के बाद से शुरू हुआ इस ब्रेन का सफर। डॉक्टर हार्वे एक पैथोलॉजिस्ट थे जो सिर्फ पोस्टमार्टम करना जानते थे। ये उनका सिर्फ एक ख्याल था कि वो इतने बड़े जीनियस ब्रेन पर रिसर्च कर पाएंगे। अब कंडीशन ये थी कि डॉक्टर हार्वे प्रिंसटन हॉस्पिटल की जॉब से निकाले गए थे और वो अपने पैथोलॉजिस्ट की पोजीशन को भी खो चुके थे। आइंस्टाइन का ब्रेन जो पहले ही डॉक्टर हार्वे प्रिजर्व कर चुके थे, अब वो इसको लेकर पेंसिल्वेनिया के शहर फिलाडेल्फिया गए, जहां उन्होंने ब्रेन की कई सारी फोटोज ली और उसको 240 छोटे छोटे पीसेस में कट करके हर एक पीस को अलग अलग जार में प्रिजर्व करके अपनी बेसमेंट में छुपा दिया। फिर कुछ समय बाद डॉक्टर हार्वे ब्रेन को लेकर कैंसस के शहर विचिटा चले गए, जहां वो एक बायोलॉजिकल टेस्टिंग लैब में मेडिकल सुपरवाइजर की जॉब करने लगे और यहीं पर वो अपने फ्री टाइम में आइंस्टाइन के ब्रेन पर स्टडी करने की कोशिश करते रहे। इसके बाद कई बार वो अलग अलग जॉब्स छोड़कर कई सारे शहरों में ये ब्रेन लेकर घूमते रहे। कई साल गुजर चुके थे, लेकिन डॉक्टर हार्वे आइंस्टाइन के ब्रेन पर कुछ खास रिसर्च नहीं कर पाए थे और उनका मेडिकल का लाइसेंस भी कैंसिल हो चुका था। इसी वजह से उनको एक प्लास्टिक की फैक्ट्री में जॉब स्टार्ट करनी पड़ी। तभी उन्होंने पहली बार एक अच्छा डिसीजन लिया कि वो इनके ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स को वर्ल्ड के बेस्ट न्यूरोपैथोलॉजिस्ट के पास डिटेल्स रिसर्च के लिए भेजेंगे, और फिर उन्होंने ऐसा ही किया। 1955 में ब्रेन चोरी होने के 30 सालों के बाद 1985 में पहली बार आइंस्टाइन के ब्रेन पर एक स्टडी पब्लिश की गई। इसके बाद अगले 28 सालों तक इस जीनियस ब्रेन पर दुनिया भर के न्यूरोपैथोलॉजिस्ट ने कई स्टडीज पब्लिश की, जिनमें बताया गया कि आइंस्टाइन का ब्रेन नॉर्मल इंसान के ब्रेन से काफी डिफरेंट था। सबसे बड़ा डिफरेंस ब्रेन के कॉर्पस कैलोजम नाम के हिस्से में पाया गया। अब यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि ह्यूमन ब्रेन दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। इंसान जो भी काम करता है वो ब्रेन के एक पार्ट में पहले प्रोसेस होता है और फिर ब्रेन हमारे बॉडी के पार्ट्स को सिग्नल देता है। लेफ्ट ब्रेन हमारे बॉडी के राइट पार्ट्स को कंट्रोल करता है और राइट ब्रेन हमारे बॉडी के लेफ्ट पार्ट्स को कंट्रोल करता है। इसके अलावा 90% इंसानों का लेफ्ट ब्रेन बोलने, समझने, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस और राइटिंग के काम करता है, जबकि राइट ब्रेन के पास क्रिएटिविटी, शेप्स को पहचानने, आर्ट और म्यूजिकल स्किल्स की जिम्मेदारी होती है। अब आप भी ये सोच रहे होंगे कि इस सब में कॉर्पस कैलोजम का क्या काम है। इमेजिन करो कि आप कीबोर्ड पर टाइपिंग कर रहे हो या फिर आपके दोनों हाथ फोन पर टाइपिंग करने में बिजी हैं। कुछ अल्फाबेट्स आपका राइट हैंड टाइप कर रहा है तो कुछ लेफ्ट हैंड। टाइपिंग के टाइम आपके लेफ्ट हैंड से कोई मिस्टेक हुई तो आपने उसी टाइम अपना राइट हैंड यूज करके उस मिस्टेक को इरेज किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारे राइट ब्रेन से कोई मिस्टेक हुई तो उसको लेफ्ट ब्रेन ने उसी टाइम सिग्नल देकर वो मिस्टेक ठीक करवाई। ब्रेन के दोनों पार्ट्स आपस में जिस चीज के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं उसी को कॉर्पस कैलोजम कहा जाता है
और आइंस्टाइन का कॉर्पस कैलोजम नॉर्मल इंसानों के कंपैरिजन में कुछ ज़्यादा ही बड़ा था। मतलब कि उनके लेफ्ट और राइट ब्रेन का आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था, जिसकी वजह से आइंस्टाइन एक ही वक्त में काफ़ी प्रॉब्लम्स और सिचुएशंस को इमेजिन कर सकते थे। कॉर्पस कैलोसम के बड़े होने के अलावा आइंस्टाइन के ब्रेन का पैटर्न भी नॉर्मल इंसानों से काफी अलग था और रिसर्चर्स का मानना है कि इसी वजह से उनके ब्रेन में न्यूरॉन्स का फ्लो काफी बेहतर था। न्यूरॉन्स के अच्छे फ्लो होने का मतलब है कि इनकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन की पावर काफी ज्यादा स्ट्रांग थी। एल्बर्ट आइंस्टाइन कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को बिना पेन और पेपर के अपने ब्रेन की हेल्प से ही सॉल्व करने के लिए कैपेबल थे। न्यूरॉन्स ज्यादा होने की एक और वजह भी रिसर्च पेपर्स में बताई गई है। जब आइंस्टाइन के ब्रेन का वजन किया गया तो उसका वजन 1230 ग्राम्स था, जबकि नॉर्मल ह्यूमन ब्रेन 1400 ग्राम्स का ही होता है। रिसर्चर्स का मानना है कि इनके ब्रेन की लाइनिंग काफी पतली थी, जिसकी वजह से इनमें ज्यादा न्यूरॉन्स पाए जाते थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही है कि क्या आइंस्टाइन ऐसे स्पेशल ब्रेन के साथ पैदा हुए थे या इनके पैदा होने के बाद इसमें कोई चेंजेस आए। इसका जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। ऐसी और स्टोरीज जानने के लिए डू सब्सक्राइब आवर चैनल। सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप वॉचिंग आवर वीडियोस।